मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स 10th का अपवर्तन चैप्टर से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा, जो उस चैप्टर का मुख्य पॉइंट्स होगा। इसमें के सभी चित्रों को मैंने समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो के माध्यम से मुख्य चित्रों को समझाएंगे और आप अगर चित्र को समझ गए तो इस चैप्टर के 75% बातों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह अंकिक हो या अतिलक उत्तरीय हो या वस्तुनिष्ठ हो या दीर्घोत्तरीय, क्योंकि सभी सवालों में चित्र की बहुत आवश्यकता है। अगर चित्र नहीं समझे तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं समझ सकते। वैसे ही रट्टा मार सकते हैं परंतु समझ नहीं सकते। इसलिए मैं रट्टा मारने की बात नहीं करता हूं, समझने और समझाने की बात करता हूं। इसलिए इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपवर्तन से संबंधित बातें बताऊंगा। परावर्तन में दर्पण से प्रकाश पूर्ण रूप से लौट जाता है, वह होता है अब परावर्तन। लेकिन ये परावर्तक सतह है दर्पण के लिए, परंतु लेंस के लिए पारदर्शी होता है, आर पार देखा जा सकता है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि दिशा बदलकर प्रकाश का आगे की ओर बढ़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन में लौटने की क्रिया होती है और अपवर्तन में दिशा बदलकर आगे बढ़ने की क्रिया होती है। जैसे अगर हम किसी दीवार पे गेंद मारते हैं तो गेंद पूरी तरह से लौट आता है, ये हुआ परावर्तन। परंतु गेंद को जब हम फील्ड में फेंकते हैं और किसी पत्थर से टकराता है, किसी ऊबड़ खाबड़ से टकराता है, तो उसकी दिशा बदलने लगती है, लेकिन दिशा बदल करके आगे बढ़ती है। तो यह हुआ अपवर्तन। तो लौटने की क्रिया परावर्तन और दिशा बदलकर आगे बढ़ने की क्रिया अपवर्तन। तो इसमें माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का एक नियम से उसकी दिशा बदलती है। जैसे अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। विरल से सघन में आते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, परंतु इसका उल्टा जब हम सघन से विरल में जाते हैं तो वह अभिलंब से दूर हटता है। जैसा कि ये हवा है,
यह एक माध्यम है और वह है हवा, और उसके नीचे वाला माध्यम है पानी, और उसके नीचे वाला माध्यम है कांच, और पुनः नीचे वाला माध्यम है हवा। तो ऊपर विरल, नीचे विरल, लेकिन इसकी तुलना में ये है सघन, और इसकी तुलना में ये है सघन, और इसकी तुलना में ये हो गया विरल। तो जब विरल से सघन में जो ही प्रवेश करता है, इसकी दिशा अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हो गया आपतन कोण, और ये कोण हो गया अपवर्तन। ये हो गया I, ये हो गया आ। तो अपवर्तन को, आपतन को, अपवर्तन को। अब जब पुनः आगे की ओर तो बढ़ता है, ये पानी में ही, तो इसकी दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन पानी से जो ही कांच में आने पर पुनः यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और अब हो गया, इस दोनों में देखते हैं तो ये होता है आपतन और ये होता है अपवर्तन, जबकि ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर ही होगा। ये हो गया अपवर्तन कोण, पुनः ये कोण और ये कोण बराबर होगा, लेकिन यहां पर इसकी दिशा ये होनी चाहिए, लेकिन यह अभिलंब से दूर हट गया, अभिलंब से दूर हट गया, क्योंकि जब सघन से विरल में आती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है। एक ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि विरल से सघन में आने पर वह अविलंब से दूर हटती है, और सघन से विरल में आने पर वह अविलंब से दूर हटती है। यहाँ अविलंब की ओर मुड़ जाती है, विरल से सघन में आने पर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पे सघन से विरल में आने पर वह अविलंब से दूर हटती है। तो इस नियम को हम याद रखें कि यहाँ अविलंब से दूर या अविलंब की ओर मुड़ती है, और यहाँ अविलंब से दूर हटती है। लेकिन लास्ट में ये दोनों समानांतर हो जाती है। अगर समानांतर है तो हमारा फिगर सही है, समानांतर नहीं है तो हमारा फिगर गलत हो जाएगा। दूसरा चित्र है प्रिज्म का। ये है प्रिज्म से होकर के अपवर्तन। प्रिज्म इसमें ये अभिलंब है और इसमें ये अभिलंब है, ये दोनों अभिलंब है। ये आपतन कोण है, प्रिज्म पर यह आपतन कोण है। जबकि अंदर में आता है तो वह आधार के समानांतर हो जाता है। जो ही यह अंदर में आया, आधार के समानांतर हो गया। फिर यहां से यह निकल रही है तो यह हो गया निर्गत किरण। इसको कहेंगे, निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं ये आपतन कोण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हो गया। इस तरह से ये परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण हो गया। पुनः ये भी अपवर्तन कोण हो गया, और यह दूसरे नंबर में यह निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये अपवर्तन कोण हो गया। इस निर्गत किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और आपतन कोण को जब आपतित किरण को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक
कोण बनता है और इस कोण को कहते हैं विचलन का कोण। इसको कहते हैं विचलन का कोण। इस तरह से प्रिज्म से होकर के प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। उसके आगे हम बताएंगे। ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में एफ डैश, 2f डैश, जैसे दर्पण में हम f तो माने थे परंतु 2f नहीं माने थे, इसके स्थान पर वहां पर c माना गया था। बाद बाकी सभी जैसे का तैसे है। इसमें इधर नहीं माना गया था, इसमें इधर तक ही था, माने दर्पण में यहीं तक था, इधर का चित्र नहीं था। लेकिन यह लेंस है और लेंस पारदर्शी होता है, तो जो प्रक्रिया इधर वही प्रक्रिया इधर भी होती है। तो जितने दूरी पर यह है उतनी ही दूरी पर यह है। और एक इसमें यह है C यानी O को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश के बिंदु। उसमें था P, पोल था, ध्रुव। दर्पण में P जिसको ध्रुव कहते थे, और इस लेंस में है O ऑप्टिकल सेंटर जिसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब इसमें 6 तरह का चित्र बनेगा। जैसे अवतल दर्पण में 6 तरह का चित्र बना था, उसी तरह से उत्तल लेंस में भी 6 तरह का चित्र बनेगा। कहाँ भी वस्तु रहे कि प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, इसी चीज को हमने शॉर्टकट टेक्निक से बतलाया है। इस पे ध्यान देंगे। जब वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। 1 नंबर से 1 नंबर को मिलाएंगे, 2 नंबर से 2 नंबर को मिलाएंगे, 3 नंबर से 3 नंबर को मिलाएंगे, 4 नंबर से 4 नंबर को मिलाएंगे, 5 से 5 को मिलाएंगे और 6 से इस 6 को मिलाएंगे। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच में रहे तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनेगा। जब वस्तु 2f डैश पर हो 3 नंबर तो प्रतिबिंब 2f पर बनेगा। जब वस्तु 4 नंबर 2f डैश और f डैश के बीच में हो तो प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनेगा। 5 नंबर जब वस्तु f डैश पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। परंतु छठा अपवाद है, जब वस्तु f डैश और लेंस के बीच में रहे तो प्रतिबिंब उसी दिशा में बनेगा जिस दिशा में वस्तु है, और वह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये दोनों जैसे 1 नंबर और 2 नंबर वस्तु के आकार का छोटा होगा, वस्तु के आकार से छोटा, परंतु 3 नंबर वस्तु के आकार के बराबर, 4, 5, 6 वस्तु के आकार से बड़ा, 1 से 5 तक काल्पनिक और काल्पनिक यानी 1 से 5 तक ले वास्तविक और उल्टा होगा। 1 से 5 तक का चित्र प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। उल्टा कैसे? तो
तो वस्तु है ऊपर, प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, और इसको पीछे की ओर लाइन खींच करके नहीं मिलाया जाता है, बल्कि ऑटोमेटिक मिलता है, इसीलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और छठा नंबर को काल्पनिक रूप से बढ़ाने पर तब प्रतिबिंब तैयार होता है, इसीलिए छठा नंबर को काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा माना जाता है। अब हम अवतल लेंस के बारे में बताएंगे। उसमें बनता है वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु अनंत पर हो। ये समानांतर अनंत का सूचक है, तो यह बेस की ओर, इस नीचे वाले का बेस नीचे की ओर, ऊपर वाले का बेस ऊपर की ओर चला जाता है। और जब इसी को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पुनः इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तब हमको यहाँ पर दोनों का कटान मिलता है और प्रतिबिंब तैयार हो जाता है। कहाँ? एफ डैश पर। और यह होता है काल्पनिक सीधा। उसके बाद है, यह है क्रांतिक कोण से संबंधित। अगर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दूर हट जाती है, तो अगर मान लीजिए कि हम आपतन कोण इतना है कि वह अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि क्रांतिक कोण से और बड़ा हम कोण कर दिए। तो जब हम क्रांतिक कोण से और बड़ा करेंगे, तब यह और नीचे चलाएगा और वह उसी माध्यम में चलाएगा जिस माध्यम से प्रकाश की किरण गई थी। जैसे इस कोण का, और इस कोण को हम पहले से बढ़ा दिए, ये छोटा कोण था और हम बड़ा कोण कर दिए, तो यह क्रांतिक कोण से भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, तब यह पूर्ण रूप से उसी दिशा में लौट आएगा जिस दिशा से यह गई थी। इसलिए ऐसे को कहेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम देखें कि फर्स्ट में देखे हैं कि किस तरह से विरल से सघन में आया, फिर इस सघन से इस सघन में आया, फिर इस सघन से विरल में आया, और किस तरह से विरल में रहने पर सघन, विरल से सघन में आने पर अभिलंब की ओर आता है, और सघन से विरल में आने पर अभिलंब से दूर हटता है। प्रिज्म में देखें कि प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी प्रिज्म में जाते ही वह बेस के समानांतर हो जाती है और लास्ट में निकलती है, उस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। प्रवेश करने वाले को आपतित किरण और निकलने वाले को निर्गत किरण। इसी में आपतित किरण को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक कोण बनता है जिसे हम विचलन का कोण कहते हैं। इस तरह से हम प्रिज्म से होकर किस तरह से अपवर्तन होता है ये भी हमने बताया। उत्तल लेंस में 6 तरह का चित्र बनता है। जब अनंत पर हो तो ए पर, जब अनंत और 2f के बीच में हो तो f और 2f के बीच, जब 2f डैश पर हो तो 2f पर, जब 2f डैश और f डैश के बीच में हो तो 2f और अनंत के बीच, जब f डैश पर हो तो अनंत पर, और जब f डैश लेंस के बीच में हो तो प्रतिबिंब उसी ओर बनती है जिस ओर वस्तु, और इसमें आपतित जिस तरह से प्लस माइनस का सिंबल दर्पण में था उसी तरह का इसमें भी हो। क्रांति कोण के संबंध में आपतन कोण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटता है और दूर हटने पर कोण बड़ा बनेगा। तो आपतन जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण से बड़ा हो अगर अपवर्तन कोण तब वह प्रकाश पुनः उसी दिशा में लौट आता है जिस दिशा से वह प्रवेश करता है, और ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।